वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया क्या होता है, इसके क्या रीजंस है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इंडियन इकोनॉमी का 5 ईयर प्लान को स्टार्ट किया हुआ था। वो टॉपिक आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में कवर करेंगे। बट आज सुबह मेरे पास एक स्टूडेंट की मेल आई थी, उनका कल एग्ज़ाम है, तो इसीलिए आज के लिए सिर्फ हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट आने वाली वीडियोस के अंदर जो हमने इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट की हुई है या जो केवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हमने स्टार्ट किए हुए हैं, हम उन्हीं को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपके पास इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स हों और आप चाहते हो कि हम उनको सॉल्व करें, तो आप मुझे मेरी ईमेल आईडी economicsYDD@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक बिल्कुल सिंपल रहेगा, लेकिन इसके अंदर भी हमारा कुछ जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा कौन कौन कलेक्ट करता है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इसमें इंक्लूड किए हैं। आज हम क्या स्टडी करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है। अब जो बेरोजगारी होती है, हर कोई इसकी डेफिनेशन जानता है कि बेरोजगारी क्या होती है, कि जब पर्सन उसको काम नहीं मिलता। लेकिन इकोनॉमिक्स जो है, इकोनॉमिक्स के टर्म में अनएम्प्लॉयमेंट किसको बोला जाता है, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इकोनॉमिक्स में हम अनएम्प्लॉयड पर्सन, बेरोजगार व्यक्ति, उसे कहते हैं कि कोई पर्सन है, मान लो ए पर्सन है, ए पर्सन के पास काम करने की एबिलिटी है, योग्यता है, वो काम ढूंढ रहा है और प्रेजेंट में जो भी रेट चल रही है, वेज रेट, मजदूरी की जो दर चल रही है, उस पर वो काम करने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा। तो इस सिचुएशन को इकोनॉमिक्स में हम अनएम्प्लॉयमेंट के नेम से जानते हैं। तो वही बात कि अनएम्प्लॉयमेंट द कंडीशन इज वन हु इज कैपेबल ऑफ वर्किंग, जिसके अंदर काम करने की योग्यता है और वो एक्टिवली सीकिंग वर्क, और वो लगातार काम को ढूंढ रहा है, पर उसको अनेबल टू फाइंड एनी वर्क, लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता। तो इकोनॉमिक्स में इस टर्म को हम बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट या बेरोजगारी बोलेंगे। अब है कि अनएम्प्लॉयमेंट तो हमें पता लग गई क्या होगी। अब है कि जो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होती है वो क्या होती है। पहले हम इसको एग्जांपल से समझेंगे, फिर आपको जो लिखा हुआ है उसको मैं आपको समझाऊंगी। देखिए, हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक ए पर्सन है, वो एक्स कंपनी में जॉब करता था। अब वो वह जॉब करना नहीं चाहता, वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, एक अच्छे अवसर की तलाश में है, वो कहीं और जॉब करना चाहता है। मान लो वो वाई कंपनी में कहीं जॉब करना चाहता है या किसी भी कंपनी में जॉब करना चाहता है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ करना चाहता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब उसने एक्स कंपनी से क्या कर दी है, जॉब छोड़ दी है, और जब तक उसे एक अच्छी जॉब नहीं मिलती जिस जॉब को वो करना चाहता है, तो क्या हो सकता है कि उसको उस टाइम पीरियड में बेरोजगार रहना पड़ सकता है। तो जो एक्स कंपनी में उसने जॉब छोड़ी, और जब तक मान लो उसको वाई कंपनी में जॉब नहीं मिलती, तब तक का जो टाइम पीरियड है उसको बेरोजगार रहना पड़ेगा। और इसी टर्म को हम इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखो, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है व्हेन पर्सन चेंजेस जॉब एंड गेट लेड ऑफ योर करंट जॉब। जब पर्सन क्या करता है, अपनी नौकरी में चेंजेस करता है और अपनी करंट जॉब को छोड़ता है। और क्यों छोड़ता है, क्योंकि वो कोई एक राइट जॉब जो उसने सोचा होता है, उस जॉब को वो पाना चाहता है। तो इसीलिए कुछ टाइम के लिए उसे क्या करना पड़ता है, अपने काम को छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह की जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, जो ये बेरोजगारी होती है, इसको हम फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। अब है कि अब जो है, अब क्या हुआ, अब इन्होंने क्या बताया है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को बताया हुआ है। इस पैराग्राफ में इन्होंने ये बताया है कि एट द एंड ऑफ प्लानिंग, हमने योजनाओं के काल शुरू किए। आपको पता है 1951 में हमने क्या शुरू की, 5 ईयर प्लान स्टार्ट किए। पंचवर्षीय योजना में हमारे उद्देश्य क्या थे, हमारे उद्देश्य थे कि हमारी अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी, जो निर्धनता की समस्या है, वो पूरी तरह खत्म हो। तो इन्होंने कहा कि जब प्लानिंग खत्म हुई, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने देखा कि 53 लाख लोग क्या थे, अनएम्प्लॉयड थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 5th 5 ईयर प्लान के बाद जब देखा गया, तो देखा गया कि 304
304 लोग अनएम्प्लॉयमेंट है। तो इस वाले सिनेरियो से ये क्या कहना चाहते हैं कि भले ही हम क्या ले आए, योजनाएं ले आए, 5 ईयर प्लान ले आए, लेकिन कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था के अंदर जो बेरोजगारी है वो क्या हुई है, बढ़ी है। हम डे बाय डे प्लान लेके आते रहे, लेकिन फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हुआ है, बेरोजगारी जो है वो बढ़ी है। अब हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जो है कौन जो है इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट डाटा को पब्लिश करता है। इंडिया के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी से संबंधित जो डाटा पब्लिश करने का काम है वो किसका है, प्लानिंग कमीशन हो गया, प्लानिंग जो योजनाएं बनाता था। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा नेशनल इनकम से रिलेट करता भी डाटा कलेक्ट करती है। नेशनल सैंपल सर्वे, ये क्या करती है, पब्लिश बाय एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रिपोर्ट। ये वाली प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल सैंपल सर्वे, ये तीनों चारों ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की जो रिपोर्ट है वो क्या करती है, पब्लिश करती है कि इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट की क्या सिचुएशन है और किस तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, उसको कौन पब्लिश करता है, ये इनका काम है। उसके बाद इन्होंने बताया है भगवती कमेटी। भगवती एक कमेटी है जो हमने इस्टेब्लिश की थी, किस लिए, कि हमें ये देखना है कि जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, जो समस्या है वो इंडिया के अंदर कितनी है और किस लेवल की है, कितनी बेरोजगारी है और किस लेवल की बेरोजगारी है, इसका अध्ययन करने के लिए हमने भगवती कमेटी जो है इस्टेब्लिश की थी। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसके रीजंस क्या है। पहला जो रीज़न है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। आपको पता है कि अर्थव्यवस्था में जब पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जनसंख्या का बढ़ना बहुत तेज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में जो लेबर की सप्लाई है वो बहुत इंक्रीज़ हो रही है, और जितनी लेबर बढ़ रही है उतने काम के अवसर नहीं बढ़ रहे। अब आप ही देख लो क्या है, 4000 अगर किसी भी चीज़ की वो क्या निकाली जाती हैं, जब गवर्नमेंट नौकरियां निकालती है, मान लो उसने 4000 पोस्ट निकाली, आप देखोगे वहाँ पर भरने वाले लोग कितने होते हैं, 4 लाख के आसपास। तो आपने देखा कि पोस्ट तो सिर्फ 4000 है, लेकिन जो भरने वाले लोग हैं वो कितने हैं, 4 लाख। तो आपने क्या देखा कि हमारी अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या क्या है, क्यों जो है हमारे देश में बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे जनसंख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, हमारी अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहे, जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की जो समस्या है दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो पहला रीज़न कि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। आगे इन्होंने एग्जाम्पल से भी समझाया है कि आप एग्जाम्पल में भी देख लो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है ना वो इंक्रीज हो रही है पर ईयर 1 करोड़ से। अगर हमारी जनसंख्या हर साल 1 करोड़ से बढ़ रही है, तो आपने देखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में अगर जनसंख्या 1 करोड़ से बढ़ रही है तो रोजगार के अवसर क्या यहाँ 1 करोड़ से बढ़ रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हर साल 1 करोड़ जो रोजगार के अवसर सरकार लाती है या प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस कर पा रहा है, ऐसा नहीं है। तो पहला रीज़न कि हमारे देश में बेरोजगारी क्यों है, क्योंकि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है बहुत तेज है, तो इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है। अगला रीज़न क्या है, स्लो राइज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। स्लो राइज का मतलब है कि रोजगार के अवसरों में जो वृद्धि हो रही है वो बहुत कम दर से हो रही है। अभी मैंने आपका एग्जांपल बताया कि गवर्नमेंट ने क्या किया, 4000 पोस्ट निकाल ली, लेकिन बेरोजगार लोग कितने हैं उसी पोस्ट के पीछे, 4 लाख लोग क्या है, बेरोजगार है। तो ये रीज़न आपको समझ आया ना कि क्यों हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्लो राइज हो रहा है, किसमें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसरों में जो वृद्धि दर हो रही है वो उतनी तेज़ी से नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ रही है। और हमारी इकोनॉमिक्स में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जॉबलेस ग्रोथ ये बताता है कि हमारी अर्थव्यवस्था
जैसे मान लो 5% से 7% ग्रोथ पर ईयर कर रही है। कभी आपको पता लगा होगा शायद 7, पता नहीं कौन से 5 ईयर प्लान में 10% हमने ग्रोथ रेट भी अचीव कर ली थी। जीडीपी हमारी मान लो 5% से 7% से या 10% से ग्रोथ रेट कर रही है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, जॉब नहीं क्रिएट हो पा रही। तो हम क्या कहेंगे, हमारी अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन कैसी ग्रोथ हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ, कि हम लोगों को रोजगार देने में क्या हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं। तो ये भी रीज़न है कि हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर रोजगार के उतने अवसर हम जो है वो इंक्रीज नहीं कर पाए हैं। ठीक है, चाहे हमने प्लानिंग कर ली है या कुछ भी कर लिए हैं, 5 ईयर प्लान भी ले आए तो क्या है, लेकिन फिर भी एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उतनी हम नहीं बढ़ा पाए। अब इन्होंने जॉबलेस ग्रोथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको एक एग्जांपल से समझाया है। इन्होंने क्या कहा है कि इंडिया ने मान लो कि इकोनॉमिक ग्रोथ 5 ईयर प्लान में 3.5% या किसी 10th 5 ईयर प्लान में 7.8%, ठीक है, अलग अलग 5 ईयर प्लान में हमने इकोनॉमिक की जो ग्रोथ है वो तो हमारी बढ़ रही है ना, पहले 3.5 थी, 7.6 हो गई, फिर 7.8 हो गई। जीडीपी की ग्रोथ रेट तो बढ़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पर क्या हो रहा है, इकोनॉमिक्स में जो जॉब है, लोगों को जो रोजगार के अवसर हैं वो नहीं बढ़ रहे। तो हमारी अर्थव्यवस्था में कैसी ग्रोथ हो रही है, जॉबलेस ग्रोथ हो रही है। तो इसी वजह से भी इन्होंने इस बात को एग्जाम्पल से आपको समझाया है। और इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने कहा है कि प्लानिंग में हमने क्या बात की थी, जब हम 5 ईयर प्लान लेके आए तो 3rd 5 ईयर प्लान में हमने कहा कि ग्रीन रेवोल्यूशन आया, हरित क्रांति आई। तो उन्होंने कहा कि जो हरित क्रांति भी आई ना, हरित क्रांति भी कुछ ही स्टेट के लिए आई, जैसे हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 से 5 स्टेट ऐसे थे जहाँ पर फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीज आया, लेकिन बाकी जो एरिए थे वहाँ पर जो फूड है या गेहूं के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई। तो इन्होंने एग्जाम्पल से बार बार समझाया है, चाहे आपने प्लानिंग कर ली हो या और कुछ कर लिया हो, लेकिन इकोनॉमिक्स में आपकी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो उतनी नहीं बढ़ी है, लेबर हमारे यहाँ ज़्यादा है। अगला रीज़न इन्होंने क्या कहा, अगला रीज़न इन्होंने कहा लो रेट ऑफ सेविंग, की जो बचत की जो दर है वो कम है और हम इन्वेस्टमेंट भी क्या कर पा रहे हैं, कम कर पा रहे हैं। अब इन्होंने क्या कहा है, इंडिया ने प्लानिंग कर ली जिसकी वजह से हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है, लेकिन साथ साथ क्या हुआ है, हमारी जनसंख्या भी बढ़ी है। ठीक है, अगर आपकी इनकम बढ़ जाए साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ जाए तो फिर क्या होगा, तब तो आपकी इनकम बढ़ी हुई नहीं मानी जाएगी, क्योंकि इनकम के बढ़ने पर अगर जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपको सारी इनकम यूज़ करनी पड़ेगी। तो इन्होंने यही कहा कि क्या हुआ है, हमने प्लानिंग की थी, हमने नेशनल इनकम को बढ़ा लिया, लेकिन साथ साथ क्या हुआ है, हमारी जनसंख्या बढ़ गई है। जनसंख्या बढ़ने की वजह से हमने क्या करना पड़ा, अपनी इनकम का ज़्यादा भाग लोगों की जो नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उसको पूरा करने में लगाना पड़ा। तो ऐसी सिचुएशन में जब आपको इनकम का ज़्यादा हिस्सा अपनी बेसिक कमोडिटी को खर्च करने के लिए लगाना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचा, आप सेविंग नहीं कर पाए, और जब तक बचत नहीं होगी तब तक निवेश नहीं हो सकता, और जब तक निवेश नहीं होगा तब तक आप बिजनेस में कैसे सोच सकते हो कि सेविंग नहीं हुई, सेविंग आपकी नहीं हुई तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं हुआ, और इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से बिजनेस सेक्टर को जितना ग्रोथ करना चाहिए था, जितनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए थी, उतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इंक्रीज नहीं हुई। तो इस वजह से भी अर्थव्यवस्था के अंदर क्या रही, बेरोजगारी रही। तो इन्होंने यही कहा है कि इंडिया प्लानिंग में आपने नेशनल इनकम को इंक्रीज़ कर लिया, साथ साथ आपकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ कर गई, तो जिसकी वजह से ज़्यादा बर्डन पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने में लग गया, जिसकी वजह से आपकी लो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रही इंडस्ट्रीज़ में, और जिसकी वजह से हम एम्प्लॉयमेंट की जो अपॉर्चुनिटी हैं, रोज़गार के जो अवसर हैं, उनको इंक्रीज़ नहीं कर पाए, और जिसकी वजह से इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ गई। अगला जो रीज़न इन्होंने बताया, इन्होंने क्या कहा, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक प्रोडक्शन की हमने यूज़ की। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक होती है जब आप क्या करते हो, उत्पादन करने के लिए पूंजी कैपिटल का ज़्यादा यूज़ करते हो। तो इन्होंने क्या रीज़न बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है। इन्होंने कहा कि इंडिया कैसी कंट्री है, इंडिया एक लेबर अबंडेंट कंट्री है, कि यहाँ पर श्रम जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है,
और किसकी कमी है इंडिया में? कैपिटल की, पूंजी की, पैसे की कमी है और श्रम जो है बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो क्या हुआ, जब सेकंड 5 ईयर प्लान आया तो हमने कौन सी टेक्निक को अपनाया था? महालनोबिस मॉडल में हमने पढ़ा है कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाया, हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज़ किया। तो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न तो बन गया ना कि जब आपके देश में श्रम लेबर ज़्यादा है तो आप कौन सी टेक्निक का यूज़ करके प्रोडक्शन कर सकते हो? आपको लेबर इंटेंसिव टेक्निक, श्रम का प्रयोग करके उत्पादन करना चाहिए ना, तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। लेकिन सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ, हमने लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ नहीं किया, हमने कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ किया और जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारी अर्थव्यवस्था में जो बेरोजगारी की समस्या थी वो और ज़्यादा बढ़ गई और हमारे यहाँ पर बेरोजगारी और बढ़ गई। तो इन्होंने यही बताया कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करने की वजह से, पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करने की वजह से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी बढ़ गई, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या थी, स्कार्सिटी थी कैपिटल की, पूंजी तो थी ही नहीं। तो फिर वहाँ पर आप कैसे रोजगार के अवसर क्रिएट करोगे? अगला जो रीज़न है वो हमारा क्या है, लैक ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन होती है व्यावसायिक शिक्षा। अब आज देख रहे हो, आज हम बहुत सी हायर डिग्रियां प्राप्त कर लेते हैं, हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं या डिफरेंट डिग्रीज हम ले लेते हैं, लेकिन हमारी जो एजुकेशन है वो आज भी उतनी नहीं है कि आज हम कोई अच्छा रोजगार का अवसर खुद से क्रिएट करें। ठीक है, कहीं ना कहीं हम ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, आप जो है नौकरियों के लिए जो है मतलब आपको धक्के खाने पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो इस तरह की नहीं है कि हमें कोई स्किल एजुकेशन दी गई हो या फिर हम खुद से रोजगार को क्रिएट करें। तो इंडिया के अंदर सबसे बड़ा रीज़न बेरोजगारी का ये है, क्योंकि आज भी हमारे हायर एजुकेशन में जो एजुकेशन दी जाती है वो इनइफेक्टिव है। इनइफेक्टिव का मतलब आप उसका यूज़ कर खुद से जॉब क्रिएट नहीं कर पा रहे, आपको किसी के अंडर जॉब ढूंढने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये भी रीज़न है ना कि हम मार्केट में, मान लो इंडिया की मार्केट में जिस स्किल की ज़रूरत है, एजुकेशन में हमें उस स्किल को सिखाया नहीं जा रहा, हम सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं, हमारे पास कोई स्किल नहीं है, हम पढ़ाई करने के बाद भी रोज़गार के लिए दूसरों पर निर्भर है। तो इस सिचुएशन में क्या है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ पर व्यावसायिक शिक्षा की क्या है, कमी है, हमारे यहाँ पर क्या है, लैक है वोकेशनल एजुकेशन का। तो जिसकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या क्या है, और बढ़ रही है। एक रीज़न और भी है, क्या है, मान लो किसी ने बहुत अच्छी स्किल एजुकेशन ले भी ली, तो वो क्या करता है, उस कंट्री को छोड़ के चला जाता है किसी आउटर कंट्री में, उसको उसके काम की ज़्यादा वेज रेट मिलती है, वो उसमें चला जाता है। जैसे मान लो इंडिया में किसी ने डॉक्टरी की पढ़ाई कर ली, काफ़ी अच्छा डॉक्टर बन गया, वो यूएसए चला गया, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा, मान लो एग्जाम्पल में कि उनको वहाँ पर बहुत अच्छा जो सैलरी पैकेज वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है, स्किल को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट वहाँ होती है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि जो हमारे यहाँ से जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी, एक अच्छा पर्सन था जॉब वाला, वो क्या हो गया, चला गया। तो ये भी रीज़न है कि हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बनी हुई है। और दूसरा, हमारे यहाँ की शिक्षा व्यावसायिक शिक्षा नहीं है, हमारे यहाँ पर लेबर उतना स्किल नहीं है, हमारी एजुकेशन सिर्फ क्या है, थोड़ा रट्टा लगाने वाली है। तो इस वजह से भी मार्केट की डिमांड और सप्लाई से वो मैच नहीं करती और अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में बनी हुई है। अगला है लैक ऑफ मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग, अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, लेबर है, लेकिन उस लेबर का किस तरह से यूज़ करना है, उसकी जो प्लानिंग होती है वो प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। ठीक है, क्या कह रहा है, इन इंडिया ड्यूरिंग प्लानिंग पीरियड मैन पावर इज नॉट प्लान राइटली। जब प्लानिंग 5 ईयर प्लान लेके आए गए थे तो हमारे देश में बहुत ज़्यादा लेबर था, तो लेकिन आपके यहाँ पर किसी चीज़ की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, मान लो हमारी इंडिया के अंदर लेबर बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप उसको कैसे यूज़ करोगे, किस इंडस्ट्री में किस तरह का लेबर आप जो है लगाओगे, उसकी अगर आप सही से प्लानिंग नहीं करते तो लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई में क्या आ जाएगा, एक बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो यही रीज़न हुआ कि हमारी इंडिया में क्या है, मैन पावर तो बहुत है लेकिन उसकी सही से प्लानिंग नहीं हुई, जिसकी वजह से लेबर की डिमांड और लेबर की सप्लाई में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। और ऊपर से क्या हो रहा है, हमारा एजुकेशन में सिर्फ डिग्री वाली एजुकेशन जो हमें दी जा रही है, हमारे पास लैक है, किसका लैक है, नॉलेज का लैक है,
ट्रेनिंग नहीं है हमारे पास जो प्रेजेंट में ज़रूरी है मार्केट के अंदर। मान लो मार्केट के अंदर जिस तरह के पर्सन चाहिए, जिस स्किल्ड के लोग चाहिए, आपकी एजुकेशन सिस्टम उस तरह के स्किल्ड पर्सन तैयार नहीं कर पा रही है। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हमारे यहाँ मैन पावर है, उसकी प्लानिंग सही से नहीं हो रही, उसकी ट्रेनिंग सही से नहीं हो रही। तो इस वजह से भी क्या है, आपने वो डिग्रियाँ ले ली, मान लो आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ले ली, लेकिन जिस स्किल की ज़रूरत है मार्केट में आपको वो नहीं आती। तो उस सिचुएशन में आप डिग्री लेने के बाद भी क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो ये भी रीज़न है कि इंडिया में लैक है किसका, मैन पावर की, प्लानिंग का, और ये भी रीज़न है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। अगला रीज़न इन्होंने क्या कहा है, अगला रीज़न है इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो उतना सही से काम नहीं करता हमारे इंडिया में जितना प्राइवेट सेक्टर जो है एफिशिएंटली वर्क करता है। जब हमारा प्लानिंग सिस्टम शुरू हुआ ना, 5 ईयर प्लान हमने स्टार्ट किए, तो हमने देखा कि जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे वो उतने अच्छे से काम नहीं कर रहे थे, और हमारा ज़्यादा फोकस किस पर था उस टाइम पर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपने पढ़ा है, फर्स्ट से लेकर 6 5 ईयर प्लान तक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव बस यही था कि किस तरह से वो पब्लिक सेक्टर को ऊपर उठाए। पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही थी। कहीं ना कहीं जो प्राइवेट सेक्टर है, जो एक निजी क्षेत्र है, जो बहुत बड़ी भूमिका अदा कर रहा है आज के टाइम में एलपीजी आने के बाद, लेकिन हमने उस पर उस टाइम कोई फोकस किया ही नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर में जो कर्मचारी होते हैं वो भी क्या सोचते हैं कि गवर्नमेंट के हैं एम्प्लॉयज़ हैं, उतना एफिशिएंटली भी वर्क नहीं करते। तो जिसकी वजह से भी क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट जो है इकोनॉमी में आई। ठीक है, हमने कहीं ना कहीं पब्लिक सेक्टर को काफ़ी इंपॉर्टेंस दे दी थी, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर को हमने बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं दी, और जिसकी वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई। अगला जो रीज़न रहा हमारा अनएम्प्लॉयमेंट का, क्या हुआ, हमने एग्रीकल्चर सेक्टर को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया। ठीक है, नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि हमारी इंडिया में आपको पता है कि हमारा आज भी 50% से ज़्यादा जो लोग हैं वो किस में लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर एक्टिविटी में लगे हुए हैं। लेकिन आप फिर भी देख लो हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर जो प्रोडक्टिविटी है वो कितनी देता है, 18% के आसपास देता है। नेशनल इनकम में इनका हिस्सा कितना है, 18%। लोग कितने लगे हुए हैं, 50% लगे हुए हैं। अगर हमारे इंडिया में 100 लोग रहते हैं तो 50 लोग उसमें लगे हुए हैं, और 50 लोग कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, 18 रुपये वो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है, छिपी बेरोजगारी है कि काम करने के लिए 3 लोग चाहिए लेकिन वहाँ 7 को लगाया हुआ है। और कहीं ना कहीं आज भी हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में वो सब फैसिलिटीज़ डेवलप नहीं हुई है जो कि आपको एग्रीकल्चर की ग्रोथ के लिए चाहिए। तो क्या है, कहीं ना कहीं हमने क्या किया, या तो उतना ध्यान जो है नहीं दिया, हमने कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग्स में कोशिश की, लेकिन फिर भी हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए। एग्रीकल्चर को हमने कहीं ना कहीं लेस इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने उस एग्जांपल में भी समझाया कि भले ही ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, एग्रीकल्चर में क्या हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, लेकिन वो कुछ ही स्टेट के अंदर आया, बाकी स्टेट में तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ आज भी अवेलेबल नहीं है। तो हमने क्या किया, कहीं ना कहीं हमने नेग्लेक्ट किया एग्रीकल्चर सेक्टर को। तो ये भी रीज़न रहा कि हमारे देश में बेरोज़गारी आज बनी हुई है। अगला जो रीज़न रहा कि हमारे देश में क्यों बेरोज़गारी जो है वो बनी हुई है, लैक ऑफ मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स, कि वर्कर्स जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना पसंद नहीं करते। कोई भी रीज़न हो सकता है, हमारे यहाँ पर आज भी श्रम की मोबिलाइजेशन नहीं है, चाहे बहुत से रीज़न होते हैं। इंडिया में सोशल जो रीज़न्स हैं वो ज़्यादा है कि फैमिली की वजह से नहीं जाते, रिलेशन की वजह से नहीं जाते, संबंध है भाई हमारे परिवार वहाँ रहता है तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। लैंग्वेज, हमें दूसरे स्टेट की भाषा नहीं आती, हमारा रिलीजियन अलग है, हमारा धर्म अलग है, तो वहाँ पर किस तरह के लोग हैं, वो हमसे कैसा बिहेव करेंगे, कास्ट की वजह से, हमारे कल्चर की वजह से, या हमें ये लगता है कि हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो बहुत से रीजंस हैं जिनकी वजह से आज एक लेबर दूसरी जगह पर काम अपने नहीं करने जाना चाहता। तो लैक ऑफ मोबिलिटी है वर्कर्स की, कि वो एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट पर काम करने के लिए आज भी तैयार नहीं है।
ठीक है। तो ये भी रीज़न है कि आपको अगर काम भी मिल रहा है लेकिन आपकी मोबिलिटी नहीं है, आप जाने के लिए तैयार नहीं हो, आप मना कर देते हो कि मैं अपनी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं अपनी सोसाइटी को छोड़कर नहीं जाऊँगा, तब उस सिचुएशन में भी आप क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो ये भी एक रीज़न है कि लैक ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी होती है कि आप जाना नहीं चाहते। तो ये भी रीज़न है कि क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया के अंदर है। देखो इन्होंने कहा है पीपल विद हायर एजुकेशन आर नॉट इंटरेस्टेड। अब क्या है, मान लो आप क्या हो, शहर में रहते हो, तो ए पर्सन शहर में रहता है, उसने काफ़ी अच्छी ज़्यादा वहाँ जॉब करता है, तो वो क्यों मोबाइल करना चाहेगा, ठीक है। वो लेबर क्लास में क्यों मोबाइल करना चाहेगा, वो गांव में जाना पसंद नहीं करता जब वो हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेता है। तो फिर क्या है, तो कहीं ना कहीं क्या है, मोबिलिटी जो है कि रीज़न कोई भी हो, मोबिलिटी नहीं हो रही, ठीक है। तो फिर कहीं ना कहीं लोग अगर शहरों में आ जाते हैं तो वो गाँव में जाना पसंद नहीं करते। बहुत से रीज़न है, इकोनॉमिकल रीज़न भी है या डिफरेंट डिफरेंट रीज़न है। तो फिर जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। अगला जो रीज़न है कि किस वजह से हमारे यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, बोला गया है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। इंफ्रास्ट्रक्चर होती है अधोसंरचना सुविधाएं। अधोसंरचना सुविधा होती है जो व्यापार करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, जैसे रोड बनवाना, ट्रांसपोर्ट की जो भी फैसिलिटीज़ होती है। तो ये कहा है रूरल एरिया, गांव में देखा जाता है कि आज भी अधोसंरचना सुविधाएं विकसित नहीं है। जैसे वहाँ पर लैक किसका है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, परिवहन के संसाधन नहीं है, वहाँ पर प्रॉपर रोड नहीं बनी होती, एजुकेशन उतनी अच्छी नहीं है वहाँ पर, हेल्थ फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है, बिजली की फैसिलिटीज़ उतनी अच्छी नहीं है। तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लो जनरेशन एम्प्लॉयमेंट वहाँ पर है। ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर लोग इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट सेक्टर भी वहीं आएगा ना जहाँ पर ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। ऐसी वजह से क्या होता है, ऐसा होने की वजह से लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़। अब गांव में ये सब फैसिलिटी नहीं है, कोई एक प्राइवेट इन्वेस्टर क्यों आएगा कि वहाँ पर गांव में उसे इंडस्ट्री लगानी है, और क्यों वहाँ के लोगों को रोज़गार देगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, जब किसी भी देश में लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होगी, अधोसंरचना सुविधाएं नहीं है, तो कोई बिजनेस आपने स्टैब्लिश कर भी लिया तो वो वहाँ चलेगा नहीं, चाहे वो गवर्नमेंट बिजनेस हो या प्राइवेट बिजनेस हो। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, कोई वहाँ पर बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करता, और बिजनेस स्टैब्लिश नहीं करता तो वो वहाँ के लोगों को रोज़गार दे तो कैसे दे। तो हमारे यहाँ पर आज भी इतनी सारी योजनाओं के बाद भी हमारी अधोसंरचना सुविधाएं उतनी विकसित नहीं हुई हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसर जो हैं वो नहीं क्रिएट हो रहे। क्योंकि आज भी गांव में देखोगे आपको इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम मिलती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर नहीं आती, वाटर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो इस वजह से भी क्या हो रहा है, इस वजह से वहाँ कोई इंडस्ट्री इस्टेब्लिश नहीं करता, रोज़गार के अवसर क्रिएट नहीं होते। तो आज हमारा यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी वाला जो अनएम्प्लॉयमेंट वाला टॉपिक है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट के रीजंस क्या हैं, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया है, कौन अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा पब्लिश करता है। आई होप सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। और हमने जो KVS का जो इंडियन इकोनॉमी के टॉपिक स्टार्ट किए हुए हैं वो आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करते रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।